वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से, जहां पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होंगी। जिस तरह के वज़ीर आला KPK के साथ हुआ, वो आए, वो किस तरह से KP हाउस में पहुंचे, किस तरह वहां पे रोपोश हुए, व्हाट्सएवर। पहले उनकी गिरफ्तारी की खबरें आती रही, फिर हमें ये बताया गया कि नहीं, सरकारी ज़राए से पता चला कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। इसके अलावा फिर वो अचानक से KP असेंबली पहुंचे। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम अपने ब्यूरो चीफ से बात करें, तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि हम आज आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हम एक्सप्लेन करने की या फिर ढूंढने की कोशिश करें जो हमारे मेहमान हों कि कहाँ थे कम से कम वज़ीर आला KPK। सही बात है, और ये मालूम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड आई होप सो कि आज की मॉर्निंग थोड़ी सी बेहतर है आप लोगों के लिए। पहले तो ये बताएं कि ये ओवर द वीकेंड जो हुआ है, ये सब क्या हुआ? गंडापुर साहब कहाँ पे थे? हमें अभी तक लिटरली समझ नहीं आ रही कि हम कौन से वाले मौकिफ के साथ जाएं, कि वो रूपोश थे या फिर गिरफ्तार थे। देखिए, हमारे लीगल जो दुनिया है उसमें तो जो अगवा होता है, जो गायब होता है, उसी के बयान पे रिलाय करना पड़ता है। तो मैं तो अली अमीन साहब के बयान पे रिलाय करूंगा। अच्छा, मतलब वो KP हाउस में ही थे? वो कह रहे हैं तो वहीं पे होंगे। अच्छा, तो मतलब हम फिर रूपोश वाले के साथ जाते हैं ना। मसलन वो उन्होंने जो रात को स्पीच दी है और जो मैंने सुनी है सोशल मीडिया पे, तो वही उनका वर्जन है, वही स्टेटमेंट है। तो जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, KP के जिम्मेदार आदमी हैं। आई मस्ट से कि जो PTI के वर्कर्स हैं उन्होंने ये साबित किया है कि वो बहुत डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं और एक नजरियाती पार्टी के नजरियाती लोग हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को पैरालाइज किया, गवर्नमेंट भी पैनिक हो गई। हालांकि मैं समझता हूँ कि एहतजाज की इजाज़त दे दी जाती, ऑल्टरनेट वेन्यू पे दे दी जाती और एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता, तो सिचुएशंस बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो उनको जलसे से मना करना, फिर जलसा की इजाज़त दे के ऐसी चीज़ें करना जिनसे वो जलसा ना कर पाए, तो ये चीज़ों से ग्रज होता है, ज़्यादा फिर हार्ट बर्निंग होती है। तो लोगों का कतारसिस होता है जलसे जुलूसों में। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में ये बहुत ज़रूरी होता है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैंडल कर रहे थे वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आए हैं, सो दे आर मोर इनटू दिस फैशिज्म, और वो ताकत से रोकते हैं, जिसकी तो मजम्मत की जानी चाहिए। और जिस तरह की मामलात चलाए जा रहे हैं, आज वकला की भी बहुत बड़ी हो रहा है, हमारा प्रोसेशन हो रहा है। आज हम इजलास कर रहे हैं जिसमें हमने आईनी तरमीम को वकला ने कराची से, पेशावर से, लाहौर से मुसरत किया, और आज लाहौर की जो इस्लामाबाद की तीनों बार एसोसिएशन है वो भी अपना एक जलसा करें और उसमें उसको मुसरत करेंगे। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसा निमरा ने आपसे पूछा है कि पहले भी अली अमीन गंडापुर के साथ ये हो चुका, अब दूसरी दफा हुआ, लेकिन ये एक पुरस्कार गुमशुदगी होती है ना। अली अमीन गंडापुर क्लैरिफाई करते, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसका कोई जवाब होता है, और कारकुन कहीं ना कहीं हमें खवार होते हुए तो नजर आते हैं सर इस गुमशुदगी के बाद। जी बिल्कुल, कारकुनान की मैं देख रहा हूँ, गिले भी सुन रहा हूँ और सारी बात। असल में जो हमारा मुल्क सिक्योरिटी स्टेट है, इसको समझना चाहिए। देखिए, आज हमारी अदालत में समाअत थी, वो भी मुलतवी कर दी गई। तो थोड़ा कहे को बहुत समझिए कि हमारे कहने पे तो समाअत मुलतवी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। बहुत कोशिश भी करते हैं, जेन्युइन रीजंस भी होती हैं, तो मानी नहीं जाती। लेकिन आज समाअत मुलतवी की गई है, जिसका बड़ा ऑब्जेक्ट तो यही लगता है कि वकला की खान साहब से मीटिंग ना हो, या कोई चीज़ जो नहीं रिवील होनी हो या देर से रिवील होनी है, तो कुछ इस किस्म का सिलसिला है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं, तय दर तय परते हैं, व्हील्स विद इन द व्हील्स हैं। अब इसको तो देखिए, या तो कुछ सियासी जो इनके लोग हैं वो वजाहत कर सकते हैं PTI के, और या अली अमीन गंडापुर साहब ज़रा खुद कर सकते हैं। लेकिन वर्कर्स की जहाँ तक अखबारी का ताल्लुक है, या वर्कर्स को जो हजीमत उठाना पड़ी, जो तकलीफ उठाना पड़ी, वो मैं शेयर करता हूँ। वर्कर्स फैसल साहब, आपको नहीं लगा कि ये हजीमत कुछ ज्यादा ही उठानी पड़ी है आपके वर्कर्स को? क्योंकि
वर्कर्स आपके सपोर्टर्स, वो लोग जो आपके कारकुनान शुमार किए जा रहे थे इस एहतजाज के लिए, वो तो वहां पे मौजूद है। वो इतनी मुश्किल से मतलब पूरे पाकिस्तान से आके डीचओ के करीब पहुंचे, लेकिन आपकी क़यादत हमें कहीं पे नजर नहीं है। एक अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो भी गायब हो गए। फिर बाकी आपके चेयरमैन तक, बैरिस्टर गोहर कहाँ पे हैं या दीगर आपके रहनुमा कहाँ हैं, हमें कुछ पता नहीं है। देखिए, ये बातें तो ये वजाहत वो खुद दे सकते हैं। जाहिर है मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ और सियासी पौधेदार तो हूँ नहीं। तो मैं नईम पंजोथा वहाँ पे थे, मैं उस बहुत बहादुर आदमी है, और शौकत बसरा वहाँ पे थे, हुसैन अखंजादा वहाँ पे थे, बाकी जो हमारे कवल शोजब, तैयबा राजा वगैरह वहाँ पे थे, जी आलिया हमजा साहिबा भी मौजूद थी। अच्छा फैसल साहब, फिर ये जितनी तारीफ की जाए, देखिए ये जो सियासी तहरीक होती है इसमें कोऑर्डिनेशन बड़ी होती है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि आप कैपेसिटी की बात करने, बदनीति को तो मैं नहीं समझता कि बदनीति को कोई आंसर साबित होता है। कुछ कोऑर्डिनेशन गैप्स थे, कुछ मोबाइल फोन सर्विसेज भी ऑफ थी, तो वहां से इस तरह से मामलात नहीं हो सके। लेकिन जब तहरीकें चलाई जाती हैं तो जो भी लीडर्स होते हैं उनको ऑन ग्राउंड ही होना चाहिए और ऑन ग्राउंड रहना चाहिए। मैं इस बात पे जो ये तोज़ीह दी जा रही है बाज़ लीडर साहबान की तरफ से, मैं पीटीआई का भी एक वर्कर हूँ और उनका सपोर्टर भी हूँ, उनका वोटर भी हूँ। ये मैं तोज़ीह को नहीं मानता कि जी हमने बड़ी कोई गिरफ्तारी नहीं देनी थी और हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको गिरफ्तारी देनी भी पड़े, तो ये जो रोड होती हैं, तरीके होती हैं, सियासी तरीके होते हैं, इसमें गिरफ्तारी एक आंसर होता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा फैसल चोइस साहब, गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी आपके दौर में भी दूसरे लोगों की हुई, लेकिन ये समझा जाता था चोइस साहब कि ये डू और डाई सिचुएशन है आपके लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि आप चाहते थे कि थोड़ा सा एजिटेशन भी हो, एहतजाज भी आपका रिकॉर्ड हो, फिर उसके बाद जो आईनी तरमीम है वो 25 के बाद जाके उसका कोई हल निकले। लेकिन अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि आपका एहतजाज तो उस तरह से कामयाब नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो नहीं हुआ। मैं कहूंगा कंक्लूड उस तरह से एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ। कामयाब तो वो पहले दिन ही हो गया था। जब आप देखिए, जब आप रोड्स बंद कर देते हैं, जीटी रोड बंद था, इस्लामाबाद मंडी को फोर्टिफाई कर दिया कंटेनर के साथ, ना कोई आने का रास्ता था ना कोई जाने का रास्ता था, और लोगों को 3 दिन जो है हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में पेरिशेबल चीजें नहीं मिली हैं। ताज़ा दूध भी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं था, सब्जियां फ्रूट जो बाहर से आते हैं वो भी नहीं थे। तो वो कामयाब तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में हो गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कंक्लूजन पे बिल्कुल आई कैन एग्री विद यू कि कंक्लूजन वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। और गालिबन इसकी जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले थे, या जो एग्जिट स्ट्रेटजी होती है या कंक्लूड करने की स्ट्रेटजी होती है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टैक्टिक्स की कमी नजर आई है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से, कि टैक्टिक्स नहीं थे, यानी उनको वो कन्वे भी नहीं कर सके, कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सके वर्कर्स के साथ। कैसे शुरू कैसे करना वो तो हो गया, लेकिन इसको एंड कैसे करना है वो उस पे नाकामी हुई है। और जी अच्छा फैसल साहब, जो मैं आपसे अगला सवाल पूछने लगी हूँ वो प्लीज मुझे एड्रेस कीजिएगा जनरल नॉलेज की बेसिस पे, गवर्नमेंट के हिसाब से भी और ऑपोजिशन के हिसाब से भी। मुझे ये बताइएगा कि आइन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि आप तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए, विफाकी हुकूमत अगर आप हैं तो आप तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक सियासी जमात को एहतजाज करने से रोकेंगे, बट एट द सेम टाइम दूसरी जो ऑपोजिशन है, क्या उनके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि वो सड़कों पर निकले? वो क्या पार्लियामान नहीं जा सकते? क्या वो अदालतों का रुख नहीं कर सकते थे? तो यहाँ पे दोनों तरफ से मुझे अवाम के लिए कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आई। तो मुझे आईनी एतबार से प्लीज बताइएगा कि यहाँ पे आपको हुकूमत का या ऑपोजिशन में से किसका रोल ठीक लग रहा है? देखिए, बात यह है कि ये तो पॉलिटिकल ऑप्शंस है ना। अगर आप पार्लियामेंट को, जिस तरह से पार्लियामेंट की वो उनका पीटीआई का सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि ये फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत बनाई गई है, और जो वफाकी हुकूमत है उसके वो इट लैक्स द लेजिटिमेसी। उनके पास जो क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी है, यानी, और ये मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि ये जो इनके पास मैंडेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, या इवन क्योंकि ये जो सबसे बड़ा एलिगेशन है इलेक्शन कमीशन पे, काजी फायज ईसा साहब के ऊपर और जो इलेक्शन कराने वाले इदारे हैं और साहब हैं उनके ऊपर है कि ये हारी हुई जमातों को इन्होंने इक़्तिदार में लिया। इसकी वजह से आप देखिए ना कि गवर्नमेंट जो है पैनिक हो जाती है। गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकली एंगेजमेंट के वो फिर अपनी पावर इस्तेमाल करती है। तो अपोजिशन के पास लीवरेज ये होता है नमरा कि वो फिर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने केपी असेंबली में बहुत तकरीरें की,
लेकिन उसके साथ साथ फिर अब नेशनल असेंबली में हुआ ये कि उनके नेशनल असेंबली में अंदर से गिरफ्तारियां हो गई, लोग उठा लिए गए। तो ये वल्नरेबल सिचुएशन है ना उनके लिए भी। तो उनके लिए लेकिन हुकूमत के पास आने के अलावा कोई इख्तियार नहीं होता ना फैसल साहब आइन के मुताबिक कि वो इस तरह सरकारी वसाइल को इस तरह की चीजों पे इस्तेमाल करे, अवाम का पैसे अवाम पे लगाए। गवर्नमेंट और देखिए गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार कोई नहीं होता, लेकिन करते गवर्नमेंट सारी इस तरह से ही है। कानूनी और आईनी तौर पे तो लिमिट्स है ना, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शहरियों के ऊपर भी फराइज हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई शहरी एहतजाज की आड़ में जाके कहीं पे किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दे या किसी शख्स को नुकसान पहुंचा दे। वो कहते हैं कि आपकी आज़ादी मेरे नाक की शुरू होने तक है, यानी जहां से मेरा नाक स्टार्ट होता है वहां पे मेरी आज़ादी शुरू हो जाती है। सो फराइज और हुकूक गवर्नमेंट के भी हैं और शहरियों के भी हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। इट्स नॉट अ हार्डकोर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, एसेंशियली अ पॉलिटिकल इशू। और इसको हैंडलिंग के तरीके भी पॉलिटिकल होते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट जो है वो इस एहतजाज को बिल्कुल आसानी से रोक सकती थी। वो ये कहते हैं कि ठीक है हम जो अमेंडमेंट्स है वो SCO के बाद जो है पेश करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बहुत ज्यादा एंक्शियस है, बहुत ज्यादा जल्दी में, और उनका ये ख्याल है कि ये हमें उनको कोई टास्क है या कहीं से कोई टाइमलाइन मिली हुई है। नजर तो ये आ रहा है ना कि वो कह रहे हैं कि बस बाय हुक और बाय क्रुक अमेंडमेंट्स करनी है, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं है। और नंबर्स कैसे पूरे किए जा रहे हैं? नंबर्स अपोजिशन के लोग उठा के पूरे किए जा रहे हैं या जोड़ तोड़ करके किए जा रहे हैं। बार बार मौलाना साहब को मौलाना ने भी कहा कि जी अभी हमें इतनी इमरजेंसी नहीं है। तो लगता यह है कि पर्सन स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स हैं जिसमें काजी फायजी साहब को कोई फायदा देना जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है या पर्पस है, उसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये अच्छा चोई साहब मुझे शॉर्टली बताइएगा, ब्रेक का वक्त है, आगे व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि कंक्लूड अच्छा नहीं हो सका, एग्जीक्यूट अच्छा नहीं हो सका, लेकिन व्हाट नेक्स्ट है? क्योंकि अमेंडमेंट तो उन्होंने लेके आनी है अब। PTI के पास तो हमेशा ये लेवरेज रहेगा सर कि वो दोबारा एहतजाज कर सकते हैं, दे कैन कम ऑन द रोड एनी टाइम। तो आप PTI अभी भी एहतजाज के बारे में ही सोच रही है? देखिए वो कर सकते हैं, मेरा जो जाती ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। PTI तो क्या सोचते जा रहे हैं, उनके पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर बताएंगे ना जी कि उनके स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन अवाम और इमरान खान ये डायरेक्ट लोग इमरान खान की कॉल को मैसेज को समझते हैं, जो बीच में लीडरशिप जो है वो इररिलेवेंट हो चुकी है बहुत हद तक। ठीक हो गया। यानी उनकी जो तरीका उनका जो रोल है वो सिर्फ मैसेज पहुंचाने तक है। बाकी जो लोग हैं वो इमरान खान की कॉल पे डायरेक्ट निकलते हैं, और इमरान खान जो है वो किसी टाइम कॉल देंगे तो लोग इसी तरह से निकलेंगे। अगर बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके निकलेंगे तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। गवर्नमेंट को भी ये चाहिए है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट करे और अपनी जिद से पीछे हटे, और ये अमेंडमेंट्स जो है बिल्कुल डायलॉग थैंक यू सो मच। फैसल चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल चोई साहब हमें बता रहे थे तमाम तर धरने के हवाले जो स्ट्रेटेजी है वो व्हाट कमिंग नेक्स्ट हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम वापस धरना भी कर सकते हैं। सो ये धरने की जो पॉलिटिक्स है ये अभी तक खत्म नहीं हुई पाकिस्तान में। इमरान यहाँ पर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक।